Hello everyone, myself Ramesh Maurya and you are watching my YouTube channel Era Physics Online. स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बोर्ड के लिए प्लस आईआईटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इसमें दो पोर्शंस हैं, वैसे एक जनरल पॉइंट पे भी है, वो खास करके आईआईटी के लिए होता है, आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट ए पॉइंट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बोथ, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एक्सियल पॉइंट ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग जो पॉइंट होता है उसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दो पॉइंट्स पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और थर्ड आपको लास्ट में हम किसी जनरल पॉइंट पे कैसे फाइंड किया जाता है, उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने पीछे पढ़ा हुआ है, अगर आप देखना चाहते तो हमारा इसके प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें डाइपोल मोमेंट के बारे में कैसे उनके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको देखना। सबसे पहला जो इसमें केस आता है वो एक्सियल पॉइंट आता है, ठीक है, एक्सियल पॉइंट। एक बात ध्यान रखना, डाइपोल कोई इसमें अभी जो हम लोग यूज करने कोई स्पेशल नहीं है, एकदम बेसिक एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, ये उसी का एक फॉर्म है। आप जानते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी कर चुके हैं, बस एक बार हम लोग क्या करना है, डेरिवेशन को फॉलो करना है, इसलिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नया नहीं है जो आपका हो, ठीक है। ध्यान देना, इसको पहले डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाते हैं। एक मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे क्या हो गया आपका प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब माइनस क्यू प्लस क्यू इधर है तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो ध्यान रखना इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये एक्चुअल में काम आता है जब अभी हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तब हमें डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। हम जो पॉइंट अभी कंसीडर करेंगे वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग, आपको इधर माइनस इधर प्लस कर देगा तो आपका डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा, फिर पॉइंट आप इधर कंसीडर करोगे, ठीक है। थोड़ा सा सुइटेबल होता है एक चीज को लेकर के, बाकी आप इधर भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इसके मिड पॉइंट से, क्योंकि आपको बताया था हमने डाइपोल थोड़ा लेंथ होती है इसकी जो एल और एल कंसीडर किया जाता है, तो हम इसके मिड पॉइंट से एक आर डिस्टेंस पे जा करके एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। ये आप मान लीजिए ये आपका है, ये इसको क्यू पॉइंट नाम देते हैं, ये क्यू पॉइंट है और इस क्यू पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और ये हमारा सेंटर हो गया ओ पॉइंट। तो ये इस ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग है, इसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये आर डिस्टेंस पे है, ओके। नाउ अब इसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो आप देखो यहाँ पे हमारी टू चार्जेस सिस्टम है। टू चार्ज सिस्टम में एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या आपका नेगेटिव चार्ज। तो आप क्या करते थे जब हम लोग इसे क्वेश्चन आता था तो नॉर्मली एक चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और फिर दूसरे चार्ज से और फिर उसको वेक्टर सम कर देते थे, वही आज भी हम लोग यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो पहला वाले चार्ज की इसकी डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो डिस्टेंस है वो r माइनस एल है, क्योंकि ये पूरा r है ये l है, तो ये इतना बचा हुआ r माइनस एल होगा, ठीक है। और इसको हम r बीच में लिख दे रहे हैं और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दिस वन, ये आपका जो होगा वो r प्लस एल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतनी डिस्टेंस r है, दिस वन इज l, देन टोटल डिस्टेंस r प्लस एल। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। बहुत बेसिक है, आपको दिमाग ज़्यादा नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप समझते चलना। ये प्लस चार्ज है तो आप जानते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, इसको आप मान लेना E1, ठीक है। और ये माइनस चार्ज है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, जिसको हम क्या मानेंगे E2, ओके। आई होप ये बातें क्लियर होंगी E1 और E2 की, ठीक। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं। तो आप जानते हैं कि E1 और E2 जस्ट अपोजिट है, तो क्या करना है, क्योंकि अपोजिट वेक्टर्स हैं तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम E1 और E2 लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज आपका ये पास में है तो इसकी वजह से E1 जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज का अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे E2 बराबर आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो ये प्लस एल है, ये माइनस एल है, आपका R प्लस एल, ये R माइनस एल, तो ये आपके दो हो गए। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे अगर कि E नेट कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यहाँ पे ध्यान देना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, तो बहुत आसान है उसको सॉल्व करना, क्योंकि आप जानते हो जस्ट अपोजिट है, तो E नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका E1 माइनस E2 बन जाएगा, ठीक है। और जब इसको आप माइनस करेंगे, बस आपको सिर्फ माइनस करके सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो E नेट इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका बन जाएगा। इसको जो बचा हुआ पोर्शन इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, इसमें क्या करना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को बाहर कॉमन ले लेना और फिर एलसीएम लोगे। ध्यान देना, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल, ये आपका एलसीएम आएगा। तो R माइनस एल इंटू R प्लस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर आपका बाहर रहेगा, ठीक है। तो जो आपका फाइनली बनेगा E नेट इज इक्वल टू वो हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये तो बाहर कॉमन हो गया, जो यहाँ पे बच रहा था 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई करके ये इधर और ये इधर चला जाएगा, तो E नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q, और यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर आपका जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या करेंगे हम लोग कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर करके इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपके पास 4R इंटू एल ही बचेगा ऊपर, बाकी R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको ओपन करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फाइनली E नेट बराबर जो आपको मिला वो मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4RL अपॉन यहां पे कितना आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात आप जानते हैं कि इसमें 4RL में हम 2L और Q को एक साइड कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल होता है वो 2QL के बराबर होता है, ठीक है। तो फाइनली E नेट में अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो यह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL हमने एक साथ लिख लिया, तो 2R अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। इतनी बातें आई होप क्लियर होंगी, और इसको आप पॉज करके जो है नोट कर लेना, हम आगे इधर रफ करके आपको आगे समझाते हैं इसका, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लेना, फिर आगे जो है देखना, ठीक। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे 2QL आपका P बन जाएगा, तो फाइनली E नेट इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2PR अपॉन कितना आ गया यहाँ पे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। एक्चुअल फॉर्मूला आपका यही बनता है, ठीक है, नेट का। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे इन वेक्टर फॉर्म, तो आप देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किधर है, क्योंकि E1 बड़ा होगा और E2 आपका छोटा होगा, डिस्टेंस ज्यादा है, तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। और ये डायरेक्शन कौन सी है, P की डायरेक्शन, आप ध्यान देना ये P की डायरेक्शन है जिधर डाइपोल मोमेंट है, इसीलिए कहा था कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है आगे चल के। तो जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो E वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P वेक्टर R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। लेकिन ये बहुत कम जगह यूज होता है। यूज सबसे ज्यादा क्या होता है, एक्चुअल में क्या करते हैं यहाँ पे, इनमें हम लोग जो है थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये लेंथ है डाइपोल की वो बहुत बड़ी नहीं दी जाती आपको mm में, ठीक है, सेंटीमीटर में, या हो सकता है एंगस्ट्रॉम में। जब एटम्स की बात करेंगे, एटम के डाइपोल की बात करें, वहां पे एंगस्ट्रॉम में, माइक्रोन में दिया जाएगा, तब ये बहुत छोटे होते हैं। ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा आपको कि वैल्यूज को छोटी छोटी लेनी पड़ेंगी। तो ये L की वैल्यू बहुत छोटी होती है और डिस्टेंस कहीं दूर आपने पॉइंट ले लिया तो R बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि इफ
r इज ग्रेटर देन l, देन होगा क्या आपका कि यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर के बराबर आ जाता है। और जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो ध्यान देना ई नेट पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r अपॉन r की पावर 4। देखो एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका 0 हो गया तो r की पावर 4 हो जाएगा। अब इसको जब r से r कैंसिल करोगे फाइनली जो आपका डाइपोल मोमेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। अक्सर यही आपके यहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। और एक चीज, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इन वेक्टर फॉर्म जो होगा तो आपको क्या करना है, p पे वेक्टर यूज कर देना है क्योंकि उसी के अलॉन्ग है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर अपॉन r क्यूब, 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये फाइनली आपका जो है फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको मतलब समझ में आया होगा। इसी तरीके से इक्वेटोरियल पॉइंट का भी निकालते हैं। इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो पहले आप ये नोट करो, ठीक है, और नेक्स्ट हम आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी समझाते हैं, ओके। तो आई होप आप इसको पॉज करके नोट कर लेना। अब दूसरा वाला भी ऐसे ही, आप देखो इसमें कोई नई मतलब रॉकेट साइंस या कुछ नहीं लगाना पड़ा, बहुत बेसिक जो आप क्वेश्चंस करते हो, इवन इससे टफ तो क्वेश्चंस आपके यहाँ आ जाते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 चार्जेस 3 चार्जेस के उसे लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको कोई नया बढ़ के मत पढ़ना, बस लास्ट में वही जो 2 की वैल्यू होता है उसको p से रिप्लेस कर देते हैं और एक अप्रॉक्सीमेशन लगा देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो भी पॉइंट आपका इक्वेटोरियल पॉइंट ही होता है। इसमें क्या है, देखो ये एक माइनस क्यू चार्ज यहां पे है और एक प्लस क्यू चार्ज यहां पे है, ये डाइपोल है आपका, ये मिड पॉइंट है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ यही होगा। इस पे आप कोई पॉइंट ले लो मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे, मान लीजिए हमने एक पॉइंट यहां पे ले लिया जो आपका जो है ये Q पॉइंट, ठीक है। इसी Q पॉइंट पे हम लोगों को जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस डाइपोल की वजह से, ठीक। ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के क्या कहते हैं, पहले लाइंस को ज्वाइन करते हैं, देन एक एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं और फिर उसके बाद उसको जो है वेक्टर सम कर लेते हैं, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो इसको जब आप ज्वाइन करेंगे, ध्यान से देखना सब लोग, इसको जब आप स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे ये हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज आप जानते हैं कि प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर होता है जो E1 हो जाएगा और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा जो कितना आएगा E2 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों चार्जेस बराबर हैं और आप जानते हैं ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अगर हम कुछ भी मान लो, मान लीजिए x मान रहे हैं तो ये √r² प्लस l² के बराबर आएगा। देखो r² प्लस l², और ये भी डिस्टेंस x के बराबर ही होगी जो √ कितना हो जाएगा r² प्लस l²। देखो डायग्राम को आप क्लियरली, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये बराबर है तो E1 और E2 भी आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि चार्जेस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है। तो मेनली क्या होता है, चार्ज और डिस्टेंस के फैक्टर पे डिपेंड करता है। मीडियम तो सेम है आपका, ठीक। तो E1 और E2 आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है कि एक आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो क्योंकि हमें रिजल्टेंट निकालना है तो एंगल पता होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहां भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या आएगा, आई होप थीटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और ये थीटा है तो ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, थीटा। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हम थोड़ा अलग बना देते हैं डायग्राम ताकि आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एक डायग्राम हमारा इधर है E1, एक डायग्राम इधर है जो कुछ इस तरह से है, जो कितना है E2, और ये मिड पॉइंट है और ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल आपका क्या है, थीटा। इस E1 का जो ये कंपोनेंट है वो कितना आ जाएगा, E1 cos थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, E1 sin थीटा, और इसके E2 का जो होगा वो इधर कंपोनेंट जो होगा वो E2 cos थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा इस वाले के वो इधर आएगा जो कितना आ जाएगा, E2 sin थीटा। आपको मैंने अभी बताया कि E1 इज इक्वल टू E2 है मैग्नीट्यूड में, तो ये वाला कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट मिलेगा आपको, ये हॉरिजॉन्टल वाला, और यही कंपोनेंट जो है रिजल्टेंट शो करेगा। मतलब यहां पे रिजल्टेंट इन दोनों को ऐड करने से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब पहले E1 और E2 निकालते हैं। आप जानते हैं चार्जेस बराबर है, दोनों चीज इक्वल है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस माइनस क्यू चार्ज E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है, चार्ज के पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये E1 E2 तो निकल गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहां से देखा किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर आप करोगे तो E बराबर कितना आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और दोनों बराबर है तो 2E2 cos थीटा आ जाएगा। पुट कर दें डायरेक्टली, तो 2E1 cos थीटा। अब यहां से cos थीटा की वैल्यू भी ध्यान रखना, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस L/x। तो सारी वैल्यू एक साथ पुट करते हैं, देखो तो E नेट इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x स्क्वायर इंटू L/x। कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे जब आप 2QL एक साथ आ जाएगा जो P बन जाएगा और ये x³ बन जाएगा, मतलब जो आपका E नेट है वो बन जाएगा, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2QL अपॉन एक्स स्क्वायर। और इस 2QL को हम क्या लिखेंगे, P से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/x³। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा जो नॉर्मली लिखना है। अब x की वैल्यू आप जानते हो r और l के टर्म में क्या होता है, √r² प्लस l²। हमें इसके टर्म में लिखना पड़ेगा, तो हम उसको बस रिप्लेस करेंगे और वेक्टर फॉर्म देखेंगे, बाकी आपका ये है। तो पहले आप ये नोट करो पॉज करके आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको जो है इसको वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, रफ कर रहे हैं इसको। अब ध्यान देना, हम यहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं जो इतना हुआ है। इसमें जो मेन आपको समझना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, इधर रिजल्टेंट, ठीक है, और जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है वो इधर होता है। दोनों को समझे रहना क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी हमें इसकी। तो यहां पे अगर लिखेंगे तो E नेट बराबर जो स्केलर आएगा वो कितना आ जा रहा है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की जगह पे आप x की जगह पे अगर आप √r² प्लस s² को, तो अंडर रूट का मतलब था 1/2, और यहाँ पे पावर कितना है 3, तो फाइनली कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रखोगे तो ये r² प्लस l² टू द पावर 3/2। ठीक, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर आप इसको जो है वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप देखो हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इस पॉइंट पे वो इस डायरेक्शन में आया है, मतलब अपोजिट टू द, एंटी पैरेलल टू द P डाइपोल मोमेंट। तो एंटी पैरेलल मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर, यहां पे माइनस आप कर देना, अपॉन r² प्लस l² टू द पावर 3/2। ठीक है, अब यहां पर भी क्योंकि ये आपका ओरिजिनल है, इसमें हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, तो ये ज्यादा यूज नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, आपके यहाँ जो ज्यादा यूज होता है वो अप्रोक्सीमेशन लेकर के, कि मतलब अगर हमारा L बहुत छोटा हो जाए, R काफी बड़ा हो जाए, काफी दूर पॉइंट ले रहे हैं, तब क्या होगा, तो यहाँ पे दे देते हैं इफ L इज लेस देन R, देन r² प्लस l² अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा आपका r² के बराबर। और जब इसको पुट करोगे यहाँ पे तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r³ आएगा, और वेक्टर फॉर्म में जो आएगा E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपॉन r³ माइनस में। ये वेक्टर फॉर्म है, और इसके ऊपर ये आपका जो है स्केलर फॉर्म में लिखा गया है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है, डाइपोल में। और ये कोई नया नहीं है, आप इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो, ठीक है,
बस समझना था इसको कैसे करते हैं, और बस एक रिप्लेसमेंट 2QL जो है P के बराबर, और कुछ नहीं है। ठीक, अब इसके बाद एक ये आपके बोर्ड सिलेबस में है दोनों, लेकिन जो अब हम बताने जा रहे हैं वो आपकी बोर्ड सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब एनी जनरल पॉइंट पे, मतलब हमने यहाँ एक्सेस पे निकाल लिया, यहाँ निकाल लिया, अगर कहीं पॉइंट हमारा यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ, तब क्या करते? तो उसको एक अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है और ये दो हमने चीजें पढ़ी हैं, तो इन दोनों का भी यूज करेंगे और प्लस इस जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है उसका भी थोड़ा सा यूज करेंगे, तो काफी आसानी से आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना बुक्स में भी कई जगहों पे अलग अलग तरीके से निकाला गया है, हमें जो सबसे बेहतर लगता है, शॉर्ट में लगता है, उसकी बात करेंगे जो कई जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको रफ कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लेना। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसके कई तरीके हैं, आप देखोगे अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके दिए गए हैं, बट ये भी आपको जो तरीका बता रहे हैं ऐसा नहीं कि बुक में नहीं मिलेगा, कई जगहों पे मिल जाएगा जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे तीसरा आपका है, ये बोर्ड में नहीं है, ये जेई के लिए खास करके है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, एट जनरल पॉइंट। ठीक है, इसको आर थीटा पॉइंट बोलते हैं, मतलब आर डिस्टेंस पे किसी एंगल थीटा पे। ठीक है, अब ये थीटा एंगल क्या होगा, आप ध्यान रखना, जो नॉर्मली थीटा होता है ना वो दो वेक्टर के बीच बनाया जाता है। अब यहाँ पे एक तो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर है और एक पोजीशन का वेक्टर जो आर होगा, तो उस पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल लिया जाएगा। समझो आप, पहले डायग्राम हम प्रॉपर्ली आपको समझाते हैं, क्योंकि इसमें सारा का सारा खेल डायग्राम का है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे आपका जो है माइनस क्यू है और यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया, ये आपका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, हम लोग अगर स्ट्रेट में करते सीधा सीधा ऐसे, तब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ करते तो आपका एक्सियल का हो जाता, लेकिन हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो यहाँ पे ले रहे हैं, दिस वन इज आवर पॉइंट। ठीक है, आर डिस्टेंस पे, और ये पॉइंट आपका क्यू मान लीजिए, जो भी है क्यू पॉइंट। अब यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस डाइपोल की वजह से, और ये जो पॉइंट है वो डाइपोल मोमेंट के साथ, ध्यान रखना, P के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। P और R के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। मैंने आपको बताया था ना कि हमें दो चीजों के बीच एंगल, किसी दो वेक्टर्स के बीच, तो यहाँ पे एक तो ये पोजीशन वेक्टर और ये P वेक्टर, इनके बीच का ही एंगल आपका जो है R है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है इसकी, इस पूरे डाइपोल की वजह से। अब देखो कभी कभी क्या है, जो बुक्स में अक्सर है वो यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से, फिर इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकालेंगे, फिर दोनों के एंगल को डिसाइड करके नेट निकालेंगे। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसको आप थोड़ा स्मार्टली अगर चेंज करेंगे तो एक काफ़ी अच्छे उसमें चेंज हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो डाइपोल होता है वो वेक्टर है, तो उसके कंपोनेंट्स कर सकते हैं आप। इस डाइपोल के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ध्यान से देखो, इस P के एक कंपोनेंट होगा जो इधर आएगा, इस R के अलोंग आएगा, जो कितना होगा आपको याद होगा, थीटा के पास वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा P कॉस थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला, ये इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि दो परपेंडिकुलर फॉर्म में ये ब्रेक होता है, तो जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये आपका आएगा P साइन थीटा, थीटा के पास वाला कॉस, दूर वाला साइन। ठीक है, ये हमारा P था, इसको बना देते हैं थोड़ा बड़ा ताकि क्लियर दिखे। ये आपका P हो गया। पूरा का पूरा खेल इसमें जो है ना, बस इस कंपोनेंट का है। अगर कंपोनेंट आपको समझ में आ गया तो बाकी चीजें तो यूं हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दो कंपोनेंट आपको क्लियर समझ में आने चाहिए। ये P था, इसका एक कंपोनेंट P cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, P sin थीटा। अब जरा डाइपोल याद करो, जो एक्सियल वाला था थोड़ा सा समझा देते हैं क्योंकि उसी का यूज करने वाला तो आसानी से आ जाएगा। जो एक्सियल केस में था माइनस क्यू प्लस क्यू था, और यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट इधर था, पॉइंट इधर था। तो ध्यान देना, जब इस डाइपोल मूवमेंट के सामने पॉइंट हो तो वो एक्सियल जैसा काम करता है। ठीक है, और जब डाइपोल मूवमेंट के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट हो तो ये क्या होता है, इक्वेटोरियल जैसा काम करता है। तो यहां पर भी दो डाइपोल बन गए, देखो, एक तो P cos थीटा, दूसरा P sin थीटा। P cos थीटा एक्ट एज ए एक्सियल डाइपोल और P sin थीटा एक्ट एज एन इक्वेटोरियल डाइपोल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इनका डायरेक्शन की बात करें तो आप जानते हो कि एक्सियल वाले पे जो हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर आता है ऐसे E1,
along द डाइपोल, और जो हमारा परपेंडिकुलर होता है उसके क्या आता है, अपोजिट आता है। हमारा ये इधर है तो जो हमारा डाइपोल मूवमेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आएगा ऐसे E2, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और ये दोनों कितने पे, 90 डिग्री पे है। बस इन्हीं को निकाल के √a² + b² कर लेना, आपका आंसर खत्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो यहां पे क्या होगा कि P cos θ एक्ट एज एन इक्वेटोरियल डाइपोल, सॉरी एक्सियल डाइपोल, तो वहां पे P/r³ होता है, और दूसरा हमारा क्या है, इक्वेटोरियल डाइपोल, तो P/r³, दूसरा वाला 2P/r³ हो जाएगा, तुरंत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डाइपोल को ब्रेक करेंगे 2 कंपोनेंट्स में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेक कंपोनेंट ऑफ डाइपोल along R and perpendicular to the R, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो पहला पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट वाइज कर देते थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट P cos θ act as an axial dipole, so E1 इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4πε0 2p होता है ना। अब ये इसका p कितना है, P cos θ, तो कितना आ जाएगा 2p cos θ अपॉन डिस्टेंस कितनी है r³, ये हो गया। और जो दूसरा आपका है सेकंड नंबर, कंपोनेंट P sin θ एक्ट एज एन इक्वेटोरियल डाइपोल, ठीक है। सो E2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1/4πε0, ठीक है, P sin θ अपॉन r³। याद होगा आपको P/r³ होता है, तो हमारा P कितना है, P sin θ। मेन काम सिर्फ इतना था, इसके बाद इनके वेक्टर सम को ऐड करना है, बस खत्म। मेन कंपोनेंट अगर आपको समझ में आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे दो और इसके सेकंड दे दो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर है तो √E1² + E2², क्योंकि E1 E2 cos θ cos 90 0 हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लेना, आराम से रफ करते हैं और इसको जरा यहाँ पे ऊपर कर देते हैं पूरा, ठीक है। तो ये आया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q कितना हो जाएगा आपका, E बराबर √E1² + E2², ठीक है। और इसको पुट करके सॉल्व करें, इसको रफ कर देना नीचे भी। देखो जब आप पुट करके सॉल्व करोगे तो E इक्वल टू मिल जाएगा √E1 की वैल्यू थी 1/4πε0 2p cos θ अपॉन r³, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस, और ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 p sin θ अपॉन r³ का होल स्क्वायर। आई होप ये बात क्लियर, ठीक है। अब इसमें देखो 1/4πε0 p r³, ये दोनों में है, ये कॉमन होके बाहर हो जाएंगे पूरा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर है। तो फाइनली जब आप लिखोगे तो हो जाएगा 1/4πε0 p अपॉन r³ आपका बाहर आ गया, और यहाँ √ बचेगा 2 cos θ का स्क्वायर मतलब 4 cos² θ प्लस sin² θ। आई होप ये बात क्लियर। अब इस cos² θ से एक स्क्वायर θ आप अलग कर लो, और क्योंकि sin² प्लस cos² 1 हो जाता है तो थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो E इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r³, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा sin² θ प्लस cos² θ, ठीक है, प्लस 3 cos² θ, और ये आपका 1 हो जाएगा। फाइनली 1 + 3 cos² θ आ जाएगा। तो देखो E इक्वल टू 1/4πε0 p/r³ √1 + 3 cos² θ, ये रिजल्टेंट आपका हो जाता है, ठीक है।